गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चंस किए थे, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आवर फोर्थ चैप्टर, कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो आज का हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। पहले तो कॉमन साइज का मतलब समझो। कॉमन साइज का मतलब होता है ऑन सिमिलर बेसिस, एक ही बेस के ऊपर। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। दो बंदे एक्स और वाई जो किसी पर्टिकुलर टेस्ट को देते हैं। एक बच्चे ने, एक्स नाम के बंदे ने 50 में से 49 मार्क्स लिए। दूसरा बच्चा है जिसने 100 में से 70 मार्क्स लिए। ठीक है, 100 में से 70 मार्क्स लिए। अब आप ये देखो कि उनके टीचर या उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई y इज बेटर, क्योंकि उसने 70 मार्क्स लिए जबकि x ने 50 मार्क्स लिए, 49 मार्क्स लिए। इसका मतलब ये हुआ कि y के नंबर्स ज्यादा हैं, ही इज बेटर। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप ये देखो कि इस बच्चे ने 50 में से 49 मार्क्स लिए और इसने 100 में से 70। अगर हम काउंटिंग वाइज बात करें तो नो डाउट y के 70 मार्क्स है वो ज्यादा है, लेकिन वो आउट ऑफ 100 है। अब आप अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं हु इज बेटर, तो ये इसके लिए ये बेस्ट होगा कि आप उन दोनों को एक ही बेस के ऊपर कन्वर्ट करें। एक ही बेस का मतलब कॉमन बेस। आप इन दोनों की परसेंटेज निकालो। इसने 50 में से 49 लिए, इसका मतलब 98% है। इस बच्चे ने 100 में से 70 लिए, यानी कि इसकी परसेंटेज 70 है। अब आप ये कह सकते हो कि X पर्सन इज बेटर, X इज बेटर। अब आपने उनका कंपैरिजन किया तो एक ही बेस निकाला, आपने उन दोनों को 100% के पार्ट के रूप में प्रेजेंट किया। कितने के पार्ट के रूप में? 100% के पार्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, तो आपने ये पाया कि X इज बेटर। तो इसलिए क्या होता है कि देखो, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें एक फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से या अदर फर्म के रिजल्ट से करना चाहती है। लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडी तभी पॉसिबल है व्हेन द टू फर्म्स आर अडॉप्टिंग द सिमिलर पॉलिसी और इन टू डिफरेंट ईयर सेम पॉलिसी इज अडॉप्टेड। सेम बेस होना चाहिए, किसी सेम कॉमन बेस के ऊपर आपको परसेंटेज या किसी और चीज के बिहाफ के ऊपर आपको कंपैरिजन करना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, आप उन सभी स्टेटमेंट को एक ही बेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, एक ही कॉमन बेस के बिहाफ के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, ताकि उनका कंपैरिजन करना पॉसिबल हो। कोई बंदा ये कहता है कि जी मैंने इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, और दूसरा बंदा ये कहता है कि जी मैंने इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए हु इज बेटर, तो अनडाउटली आप ये कहोगे कि ये पर्सन बेटर है क्योंकि इसने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इस बंदे ने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। कितने का इन्वेस्टमेंट किया था? 1 करोड़ का। इस बंदे ने अपने बिजनेस में केवल 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब आप देखो, ये 1 करोड़ रुपीस लगाकर 5 लाख रुपीस अर्न कर रहा है, इसका मतलब इसकी अर्निंग 5% है। जबकि ये बंदा 5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपीस अर्न कर रहा है, इसका मतलब दैट पर्सन इज अर्निंग 20%। कितने पैसे अर्न कर रहा है? 20%। ही इज बेटर, ही इज बेटर। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप कॉमन बेस के ऊपर, एक ही बेस के ऊपर डिफरेंट आइटम को प्रेजेंट करना चाहते हो, ताकि कंपैरिजन करना इजी हो जाए, कंपैरिजन आपका पॉसिबल हो जाए। तो देखिए, इसके लिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंतर्गत डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन ए सिंगल बेस। एक ही बेस की परसेंटेज के रूप में, एक ही आइटम की परसेंटेज के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट।
तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट मींस प्रेजेंट ए स्टेटमेंट व्हिच रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ए कॉमन बेस। यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स को एक ही बेस, कॉमन बेस के बिहाफ पर प्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि भाई जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसने हमें दिया है कि पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। भाई हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी। एक्चुअल में जैसे हम लोग दो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बनती है कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक बनेगी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम होते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उन सभी आइटम को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। जबकि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को टोटल की परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है कि भाई ये आइटम बैलेंस शीट के टोटल का कितने परसेंट है, उस परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। तो इसने क्लियर कर दिया कि टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई अगर P&L का आइटम है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करना, और अगर बैलेंस शीट का आइटम है तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी के रूप में रिलेशन के साथ प्रेजेंट करना। तो देखिए आप इसमें पहले लिखेंगे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस कॉमन साइज स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट द वेरियस आइटम ऑफ द statement of profit and loss in relation of revenue from operation and various items of balance sheet in relation of total assets or total liability. Second, to establish a relationship. देखिए बेटा comparative common size statement helps to create a relationship between different items of the financial statement as they are presented on a common base. भाई क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट आइटम्स को आप एक ही बेस की परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए उनको प्रेजेंट करना आसान होगा, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन इजी होता है, उनका उसमें रिलेशनशिप आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। थर्ड, टू प्रोवाइड फॉर ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। ये भी पॉइंट इसी प्रकार का है। देखिए बाय रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द कॉमन बेस वी कैन मेक ए कंपैरेटिव स्टडी इजीली। हम लोग आसानी से एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रिपरेशंस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। भाई मैंने आपको बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो प्रकार के स्टेटमेंट इंक्लूड होंगे। पहला होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, सेकेंड होगी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो देखो सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशंस ऑफ या प्रिपरेशंस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में से और फोर्थ चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100% आता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो पहले तो हम बात कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी? कॉमन साइज बैलेंस शीट, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से दिखाएंगे, यानी कि शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे बाय शोइंग द डिफरेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट अंडर पर्टिकुलर हेड एंड सब हेड। कई बार तो क्वेश्चन में आइटम जो दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से दिए जाते हैं, तब तो दिक्कत नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर आइटम के नेम मेंशन है, हेड और सब हेड गिवन नहीं है, तो आपको उनको हेड और सब हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने का जो फॉर्मेट है, पहले तो फॉर्मेट की बात करो, सेम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह ही फॉर्मेट बनेगा, वही 5 कॉलम इधर और फिर एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद नोट्स नंबर, फिर उसके बाद फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर फिगर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब कंपैरेटिव में क्या करते थे, इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाला जाता था। यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं निकालना, यहां पे आपको दोनों ईयर्स के डाटा की परसेंटेज निकालनी है। यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के आइटम्स की परसेंटेज और करंट ईयर आइटम की परसेंटेज। इसमें जैसे आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपको पता है बैलेंस शीट में पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और इसमें मान लो एक आइटम आपके पास दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं इमेजिनरी फिगर लिख रहा हूं, करंट प्रीवियस ईयर में हमारे पास था 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, और करंट ईयर में हमारे पास हो गया, मान लीजिए लेट्स सपोज 12 लाख रुपीस, 12 लाख। इसी प्रकार दूसरा आइटम आपके पास है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें हमारे पास आइटम दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लेट्स सपोज 6 लाख, यहां पे हो गया 7 लाख रुपीस। उसके बाद थर्ड आइटम दिया हुआ है करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी में आइटम का नाम है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यहां पे है 4 लाख रुपीस और यहां पे है 8 लाख रुपीस। ठीक है, ऐसे दिए। लायबिलिटी में और कोई आइटम नहीं है, यहां पे टोटल करो, टोटल टोटल यहां पे 20 लाख रुपीस, यहां पे टोटल 25 लाख। इसी प्रकार एसेट साइड के भी कुछ आइटम्स दिए गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये जो डिफरेंट आइटम्स आपको दिए गए हैं, इन डिफरेंट आइटम को एज ए परसेंटेज कन्वर्ट करो। किसका? टोटल का, कि भाई ये आइटम टोटल का कितने परसेंट है, ये आइटम टोटल का कितने परसेंट है और ये आइटम टोटल का कितने परसेंट है। इसी प्रकार एसेट्स के भी जितने आइटम है वो आइटम टोटल का कितने परसेंट है। ठीक है, हर ईयर का अलग अलग आएगा भाई। जैसे यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है उसके आइटम्स का जो परसेंटेज कन्वर्ट करोगे वो उसी ईयर की टोटल के बिहाफ पर कन्वर्ट करोगे। करंट ईयर के हर इंडिविजुअल आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे करंट ईयर के टोटल के बिहाफ पर। अब जैसे ये इसकी परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू में 100, इनटू में 100। यहां से परसेंटेज निकालोगे कितनी परसेंट आएगी भाई, 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 20 लाख और इनटू में 100। तो ये कितने परसेंट है, 50% है। आप ये कह सकते हो कि जो शेयर कैपिटल है वो टोटल का 50% है। इसी प्रकार दूसरा आइटम है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसकी परसेंटेज निकालोगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू में 100, इनटू में 100। तो यहां से 30% आ गया।
यानी कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 30% है। इसी प्रकार 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100, ये आ गया 20% आ गया। कितना आ गया? 20। इसका भी निकाल लें, 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100, तो ये आ गया 100%। इसी प्रकार एसेट साइड के आइटम का परसेंटेज निकालोगे। फिर करंट ईयर की परसेंटेज निकालो। कैसे? 12 लाख डिवाइडेड बाई इसकी परसेंटेज इस ईयर का टोटल लोगे 25 लाख इंटू में 100, ठीक है, 48% आएगा। कितना है? 48%। फिर 7 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू में 100, कितना आ गया? 28% आ गया। 8 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू में 100, 32% आ गया। कितना आ गया? 32। ये बेटा टोटल गलत कर गए, एक काम करो इस फिगर को 5 लाख कर लो, ठीक है, टोटल नहीं तो 27 लाख आता। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू में 100, 20%। 8 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू में 100, 32%। इसी तरीके से एसेट साइड के आइटम का परसेंटेज निकाला जाएगा। दिस इज योर कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज लगती है, परसेंटेज निकालने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट पैटर्न सीख लो, इसमें बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, परसेंटेज निकालने में टाइम नहीं लगेगा। देखो यहां पे क्या आया था? 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। यहां पे 6 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। इसी प्रकार 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100। 10 आइटम है, ठीक है। सबके डिवाइड में 20 लाख आएगा, सबके मल्टीप्लाई में 100 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है। यहां से 2 जीरो पहले ही काट दो। एक तरीके से जो भी आइटम है उसको कितने से डिवाइड करोगे? 20 से। बार बार जरूरत नहीं है, कितने से डिवाइड करोगे? 20,000। 6 लाख को कितने से? 20,000 से। 4 लाख को कितने से डिवाइड करो? 20,000 से। इसी प्रकार इस ईयर में सबके डिवाइड में 25 लाएगा इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हर एक आइटम को कितने से डिवाइड करो? 25,000 से डिवाइड कर लो। 12 लाख को 25,000 से डिवाइड कर लो, 48%। 5 लाख को 25,000 से डिवाइड कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क सिंपल हो जाता है, ठीक है। क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ बच्चों के माइंड में भी ये चीजें आती जाएगी कि जैसे 12 लाख, यहाँ पे कितनी जीरो? 5 जीरो। यहाँ पे कितनी जीरो रह जाएगी? 3 जीरो से 3 जीरो तो सीधा कैंसिल हो जाता है। जब इस प्रकार के जीरो के फिगर्स आ जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसी से रिलेटेड आपके पास इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। इसमें कह रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड। ऑक्सफोर्ड लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। फॉर्मेट बेटा आपका सेम रहेगा कॉमन साइज बैलेंस शीट का। अब आप इसमें ये देखो कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि पर्टिकुलर आइटम्स दिए गए, तो इनको हेड और सब हेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट आपने बना लिया। कॉमन साइज बैलेंस शीट ईयर कौन कौन से दिए हुए? 31 मार्च 2019 एंड 18। तो एज एट 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इसमें फर्स्ट हेड हमारा होता है शेयर होल्डर फंड। चेक करो शेयर होल्डर फंड के कौन कौन से आइटम है।
तो इसने इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों शेयर कैपिटल के नाम से आते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे हम दिखाते हैं टोटल। क्या दिखाते हैं? टोटल। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का टोटल, यहाँ पे एक चीज और देखो, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2018, यहाँ पे 31 मार्च 2019, परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2018, परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2019, ये परसेंटेज। देखो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो आइटम्स दिए गए, आपको इनका टोटल शो करना है। क्या दिखाना है? टोटल। प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 16 और 2। अच्छा, ऊपर रुपीस इन लाख और लिखो, रुपीस इन लाख। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको नीचे की फिगर लाख रुपए में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 16 लाख की थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, टोटल मिला के 18 लाख हो गई। करंट ईयर में 16 लाख प्लस में 2 लाख, करंट ईयर में भी कितनी हो गई? 18 लाख रुपीस। फिर उसके बाद दूसरा आइटम है रिजर्व एंड सर, ये पहला आइटम था शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नाम से। अच्छा, क्योंकि इसमें दो आइटम्स को ऐड करके दिखाए गए तो उनका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा नोट्स नंबर 1 में। कहां पे करना पड़ेगा? नोट्स नंबर 1 में। ठीक, पहला आइटम हो गया शेयर कैपिटल। उसके बाद दूसरा आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है कितना? भाई रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में था 4 लाख, करंट ईयर में हो गया 5.40। उसके बाद शेयर होल्डर फंड का और कोई आइटम नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा मेन हेड आता है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी, और इसने नॉन करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से ही दिखाया हुआ है। तो यहां पे लिख दो दूसरा सब हेड, दूसरा मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी। इसका पर्टिकुलर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? प्रीवियस ईयर में थी 14 लाख, करंट ईयर में हो गई 14.40। उसके बाद करंट लायबिलिटी हेड आता है। कौन सा हेड आता है? करंट लायबिलिटी, इसने सेम नाम से दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। इसके सब हेड्स नहीं है, सब हेड्स गिवन नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी के नाम से दिखाए हुए है। प्रीवियस ईयर फिगर था 4, करंट ईयर फिगर हो गया 7.20। ठीक है, 7.20। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिलहाल वो एसेट साइड का आइटम है, यहां पे टोटल कर लो कितना आ रहा है? 18 4 22 36 प्लस में 4 यानी कि 40। यहाँ पे 18 और 5 23 37 44 और 0.4 यानी कि 1 ही हो गया 45। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब उसके बाद सेकंड साइड, ये फर्स्ट पार्ट था लायबिलिटी का, सेकंड पार्ट किसका बनाएंगे? एसेट साइड का। एसेट साइड में मेन दो हेड होते हैं, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सबसे पहले फर्स्ट हेड नॉन करंट एसेट्स। क्या नॉन करंट एसेट्स के कोई पर्टिकुलर सब हेड है? नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा नॉन करंट एसेट्स के नाम से दिया हुआ है। कितना? प्रीवियस ईयर फिगर था 28, करंट ईयर फिगर है 30.60। उसके बाद दूसरा हेड आता है करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स, पर्टिकुलर हेड 12 और यहां पे कितना? 14.40। कितना हो गया? 14.40। टोटल करोगे, टोटल कितना? 40 और यहां पे टोटल कितना? 45। ठीक है बेटा, यहां तक आपने बैलेंस शीट बना ली। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2018 के जितने भी आइटम्स हैं उन सबको इस टोटल के पे, ये टोटल ले लो, एसेट्स का टोटल ये ले लो, सेम आए,
और 2019 के जितने भी आइटम है उसको 45 के परसेंटेज के रूप में परसेंटेज में कन्वर्ट करो। पहले 2018 का हर एक फिगर लो। 18 बाई परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने बताया था, आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल इनटू में 100 इनटू में 100। तो ये कितना आएगा, ये 2.5, ये कैसे भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है। 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 45%, 45। इसी प्रकार 4 डिवाइडेड बाई 40 इनटू में 100, 40%, सॉरी 10%, 40 आएगा। 2.5 यहाँ पे 100 कितना आ गया 10%। देखो 10%। अब एक चीज देखो, सबके डिवाइड में यहाँ पे 100 और यहाँ पे 40 आना है इस साल में। 100 को 40 से डिवाइड करोगे 2.5 आना है, यानी कि एक तरीके से 4 इंटू 2.5, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा। इसी प्रकार 14 बाई 40 इंटू 100 को 40 से डिवाइड करोगे 2.5 आना है। तो इस आइटम को क्यों ना डायरेक्टली 2.5 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। 14 टू जा 28 और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 28 और 7 35 निकाल के देख सकते हो। मैं तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आपके पास पैटर्न तो है ही, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 को 40 से डिवाइड किया 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10, यहाँ पे 100 आना है। इसी प्रकार 28 बाई 40 इंटू 100, तो 28 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 टू जा 56 प्लस में 14 कितना हो गया 70, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये कितना 100, ठीक, क्लियर है। उसके बाद इस ईयर के 45 यहाँ पे कितना आ रहा था, टोटल 45 है। आइटम वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई 45 इनटू में 100, ठीक है। अब थोड़ा सा सबके यही आने वैल्यू 100 इधर और 45 इधर, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी जाए क्योंकि 145 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन इतना कर सकते हो 20/9 आना है सबके। कितना आना है 20/9, ठीक है। 18 इंटू 20/9 तो यहाँ से 40%। इसी प्रकार 10 इंटू में 100/45 लिख लो या 20/9, सॉरी ये 5.4 था। 5.4 इंटू में 20/9 पॉइंट हटा के 10, तो यहां से कितना जाएगा 12%, क्लियर है 12%। फिर 14.4 इंटू में 20/9, ठीक है। 20/9 कितना जाएगा 20 कितने से हो रहा है 36%, कितना आ रहा है 32, 16 टू जा 32%। फिर 7.20 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 45, यानी कि वही 20/9 आ रहा है। तो यहाँ से 0.8, 8 से 2 जा 16%, कितने परसेंट आ गया 16%। और ये कितना जाएगा 100%, ठीक है, कितना आएगा 100। इसी प्रकार 13.60 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 45, तो यहाँ से 30.60 इंटू में 20/9 या 100/45, तो यहाँ से 3 4 68%। इसको निकाल लेना, ऊपर निकाला था सेम वैल्यू थी 32% और यहाँ पे कितना आ गया 100%, ठीक है। दिस इज योर कॉमन साइज स्टेट। अच्छा, नीचे आपको इस आइटम को एक्सप्लेन करना है, तो नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। शेयर कैपिटल लिख के उसमें दो आइटम का नाम लिख दोगे, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतने इतने की थी और इक्विटी शेयर कैपिटल इतने अमाउंट की, ठीक है, दोनों इसका बना लोगे नोट्स टू अकाउंट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखो सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसमें पर्टिकुलर आइटम्स के नेम गिवन है, तो आपको उनको बैलेंस शीट के हेड और सब हेड में कन्वर्ट करना है। देखो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखेंगे, मैं केवल इसके हेड और सब हेड्स चलो मैं करवाई देता हूँ। कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको बनानी है।
देखो बेटा, आपको कॉमन साइज ये कह रहे हैं फॉलोइंग डाटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और लास्ट में कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया कॉमन साइज बैलेंस शीट। ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं? 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। इसमें रुपीज इन लाख नहीं है, सीधा सीधा फिगर है। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2017 और परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 2018। फॉर्मेट आपके सामने है ही। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड। चेक करो शेयर होल्डर फंड के कोई आइटम है क्या? बिल्कुल है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। तो पहला हेड आपने बनाया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सब हेड में पहले आएगा शेयर कैपिटल। कितनी शेयर कैपिटल आपके पास है? तो बेटा शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में, बेटा ये 16 17 था, यहां पे 16 कर लो, ये 17 और यहां पे 17। देखो प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल थी 2,40,000, करंट ईयर में कितनी है? 3 लाख। ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? 70,000, 80,000। ठीक है। और कोई आइटम शेयर होल्डर फंड का कोई आइटम नहीं है। फिर उसके बाद देखो नॉन करंट लायबिलिटी। क्या नॉन करंट लायबिलिटी के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी का एक आइटम दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी। इसका हेड क्या है? सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कितने का है लॉन्ग टर्म प्रोविजन? भाई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके पास 65,000 का तो प्रीवियस ईयर में था, करंट ईयर में 80,000 का है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद और कोई आइटम नॉन करंट लायबिलिटी के और कोई आइटम नहीं है। फिर उसके बाद देखो करंट लायबिलिटी। क्या करंट लायबिलिटी के कुछ आइटम्स हैं? करंट लायबिलिटी चेक करो कौन कौन से आइटम है। शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, ट्रेड पेबल्स। पहला आइटम है ट्रेड पेबल्स। कितने का है भाई? ट्रेड पेबल्स था हमारे पास प्रीवियस ईयर में था 1,10,000, करंट ईयर का है 1 लाख। और कोई आइटम? ट्रेड रिसीवेबल नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हुआ, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाते हैं। कितने के शॉर्ट टर्म प्रोविजन? 15,000 और 40,000। 15,000 एंड 40,000। ठीक है। उसके बाद और कोई करंट लायबिलिटी का आइटम नहीं, और कोई नहीं। अब यहां से टोटल कर लेना, टोटल। तो बेटा लायबिलिटी साइड का टोटल 310, 375, 885, 15, 5 लाख। इस साइड का टोटल तो आ रहा है 5 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा है 6 लाख। इस ईयर का 6 लाख। अब आओ एसेट साइड में। पहला ऐड होता है नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स चेक करो, नॉन करंट एसेट्स के कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं भाई? नॉन करंट एसेट्स में शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व नहीं, ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल करंट में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, फिक्स एसेट्स। पहला आइटम दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने की है भाई? फिक्स एसेट्स आपके पास है प्रीवियस ईयर में 2,30,000 थी, करंट ईयर में 2,90,000 रुपीज है। फिक्स एसेट्स के बाद और कोई एसेट्स नहीं, नॉन करंट में और कुछ नहीं है।
फिर आ जाओ करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के कौन कौन से आइटम है? शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल। देखो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स का आइटम है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का आइटम है, इन्वेंट्री आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन इनका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, थोड़ा सा तरीका ध्यान से समझो। मतलब कि पहले हम किसको दिखाते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर से नीचे चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करने का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इन्वेंट्री का कम होता है, ट्रेड रिसीवेबल का उससे भी कम, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बिल्कुल कैश ही होता है। ठीक है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आप लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, पहला आइटम करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आइटम इन्वेंट्री, तीसरा आइटम ट्रेड रिसीवेबल, और फोर्थ आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अमाउंट कितना है भाई? करंट इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में कितने का था? 8,000 का, करंट ईयर में हो गया 10,000। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास दिया होता है इन्वेंट्री 72,000, 1,01,000। फिर उसके बाद आपके पास आ गया ट्रेड रिसीवेबल 180 और 190। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 और 9,000। टोटल करो, टोटल सेम आने ऊपर वाला, इधर का 5 लाख, इधर का 6 लाख, ये टोटल है। ठीक, अब आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इस ईयर के हर एक आइटम को 5 लाख की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 लाख की परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो 240 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू में 100। अब देखो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख और इंटू में 100। ठीक है, इसका तो निकाल के देख लो, 48% आ रहा है। वैसे सबके डिवाइड में 5 लाख आएगा और सबके मल्टीप्लाई में 100 आएगा। यहाँ से 20 कैंसिल कर लो, जितने भी आइटम आएगा 240 को 5,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 48। इसी प्रकार 70,000 को 5,000 से डिवाइड कर लो। कुछ बच्चे जो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, भाई 70,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 30 कैंसिल, 70 को 5 से डिवाइड कर लो, 70 को 5 से डिवाइड कर लो 14, 30 कैंसिल, भाई उसमें भी 30, इसमें भी 30 तो कैंसिल, 65 को 5 से डिवाइड कर लो 13, 30 कैंसिल, 110 को 5 से डिवाइड कर लो 22, 15,000 को 5,000 से डिवाइड कर लो 3, ये 100% आना है। इसी प्रकार 2,30,000 डिवाइडेड बाई 5,000 46%, 8,000 divided by 5,000 1.6%, 72,000 divided by 5,000 14.4%, 180 divided by 5,000 36%, 10,000 by 5,000 2%, ये 100% आ रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड इस ईयर का निकालो। कैसे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 20 से 20, 6 लाख और 100 सब में आना है। ठीक है, 6 लाख को 100 से 20 कैंसिल हो गया, यानी कि हर एक आइटम के डिवाइड में 6,000 आना है। देखो मैं आपको शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इस आइटम को 3 लाख को 6,000 से डिवाइड कर लो, 6,000 में भी 30, इसमें 30 कैंसिल हो जाएगी, 300 को 6 से डिवाइड करो 50, इसको 30 कैंसिल, 80 को 6 से डिवाइड कर लो, 80 को 6 से डिवाइड करोगे 13.33, 80,000 को फिर करोगे 13.33, 1 लाख को करोगे 16.67, 40,000 को करोगे 6.67, यहाँ पे 100% आएगा। फिर 290 डिवाइडेड बाई
डिवाइड वही 6000, तो यहाँ से कितना जाएगा 48.33, यहाँ पे आएगा 1.67, यहाँ पे आएगा 16.83, 190 को करोगे तो कितना जाएगा 31.67, 10,000 को करोगे 1.67, और यहाँ से कितना जाएगा वही 100%। चेक कर लेना बेटा, हो सकता है यहाँ पे फिगर में जरा सा चेंज हो जाए, एक बार चेक कर लो ये सारे सही है क्या। अच्छा सॉरी भाई, ये 9,000 था, मैंने इसको 10,000 ले लिया बाई मिस्टेक। 9,000 को 6,000 से डिवाइड करोगे 1.55, ठीक है, क्लियर है भाई। इस तरीके से आप परसेंटेज निकालोगे, दिस इज योर कॉमन साइज बैलेंस, ठीक। अब देखो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट फॉर्मेट में गिवन है, भाई उसमें फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जितने भी आइटम्स है वो पर्टिकुलर हेड और सब हेड में दिए गए, तो इसका मतलब केवल और केवल आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। लेकिन इसमें एक बात है कि कंपनियों के नाम दे रखे हैं जी लिमिटेड और एल लिमिटेड, कोई बात नहीं, यहाँ पे जी लिमिटेड, यहाँ पे एल लिमिटेड, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जी लिमिटेड, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एल लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करना। तो देखो बेटा ये कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हमारे पास खत्म है। कल हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।